हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और ये अब हमारा हिस्ट्री का थर्ड पार्ट हम आज करने वाले हैं, जिसमें हम भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मैं पहले करवा चुकी हूँ, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। अगर आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज हम थर्ड यूनिट जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, जो यूनिट 3 हमारा, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। अब यहाँ पे जो हमें समझना है वो ये समझना है कि इससे पहले वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा है। और असहयोग आंदोलन जो वापस लेने का गांधी जी का डिसीजन था वो था चोरा चोरी हत्याकांड के बाद, जिसमें हमने पढ़ा था कि पुलिस वाले जो हैं, मतलब जो लोग थे वो शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहे थे और पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। तो लोगों ने गुस्से में पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें कि 22 पुलिस वाले लगभग जो है वो मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। तो फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये फैसला कर लिया कि हमें क्या करना है, असहयोग आंदोलन वापस लेना है। अब जो कांग्रेस के कुछ नेता थे वो इस तरह के बार बार होने वाले जो जन संघर्ष थे उससे वो थक चुके थे। अब उनका ये मानना था कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है और उसमें भारतीय लोगों को भी चुनाव लड़ने का जो अधिकार मिला है, उसके तहत वो चुनाव लड़ करके प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ही ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। ये अब कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं उनका क्या मानना है कि जैसे जो प्रांतीय परिषद है, जब जैसे मान लो अभी तक जो परिषद है, ठीक है, उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे ब्रिटिश है, मतलब ब्रिटिशर्स अंग्रेज है। अब जब भारतीय लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, तो जब वो चुनाव लड़ेंगे और खुद उसका हिस्सा बनेंगे भारतीय लोग, तो इससे क्या कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि जो ये परिषद बनाए गए हैं वो किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यानी कि वो जो संस्था, मतलब जो भी व्यवस्था है उसका हिस्सा बन करके उसकी कमियों को उजागर करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि जब हम खुद उस संस्था का हिस्सा बनेंगे तो हम अच्छे तरीके से उसका विरोध कर पाएंगे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। तो ये हमें अंडरलाइन करना है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। ठीक है, यानी कि अब क्या है, जो CR दास हैं और जो मोतीलाल नेहरू हैं, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी बना दिया, स्वराज पार्टी। और उनका ये मानना था कि हम लोग जो है वो परिषद के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे उनका ये कहना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाना चाहिए। उग्र मतलब ये क्या थे, मतलब जोशीले थे। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि हमें और व्यापक स्तर पे
जो है विरोध करना चाहिए, ताकि भारत जो है वो क्या हो जाए, जल्दी ही आज़ाद हो जाए और हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो जाए। और उग्र का मतलब हिंसक, यानी कि इनका ये कहना था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी का कि हमें उग्र यानी हिंसक जन आंदोलन करना होगा, जिसके दबाव में आकर के अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगीं और 1930 के बाद तो पूरी तरीके से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजर रहे थे। ठीक है, यानी कि अब जो एक सबसे बड़ी जो समस्या अब सामने आ रही है एक और नई, वो है आर्थिक मंदी। ठीक है, और आर्थिक मंदी जब आया तो उससे क्या हुआ, जो चीज़ों की कीमतें हैं वो गिरने लगी। ठीक है, अब जो किसान हैं, जब उनकी अनाजों का कीमत कम मिलने लगा तो अब उनके पास पैसे कम आने लगे, और पैसे कम आने की वजह से वो लगान नहीं चुका पा रहे थे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो जो नॉर्मल स्थिति है, जो गेहूं बेच रहे हैं किसान, वो बेच रहे हैं 10 रुपये किलो। ठीक है, अब मंदी आने की वजह से इसकी कीमत जो है गेहूं की, वो मान लो 5 रुपये किलो हो गई है। ठीक है, अब ऐसे में उनकी इनकम क्या हो गई, उनकी आय घट गई। अब आय घट गई है, लेकिन अंग्रेजों ने कर यानी लगान तो घटाया नहीं है, यानी कि टैक्स तो उनको उतना ही देना है। अब क्योंकि उनकी आमदनी में गिरावट आ गई है, इसलिए उनके लिए जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही है। अब उन जितना भी अनाज वो बेच रहे हैं, उसकी आय से, उसकी आमदनी से वो कर नहीं चुका पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो परेशान हैं। और क्योंकि जब वो अंग्रेजों को बोलते हैं कि भाई आप लगान कम करो, तो अंग्रेज साफ मना कर देते कि नहीं, लगान कम बिल्कुल भी नहीं होगा, तो जितना आप पहले दे रहे थे उतना ही आपको देना होगा। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय विरोधों को दबाने के लिए उन्होंने सर जॉन साइमन एक व्यक्ति थे, और उनके नेतृत्व में उन्होंने एक आयोग बनाया, और उसमें जितने भी सदस्य थे सारे अंग्रेज थे। ठीक है, और इसकी वजह से भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया कि जो कमीशन बनाया गया उसमें एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए हम साइमन कमीशन को नहीं मानते हैं, इस आयोग का हम विरोध करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, बड़े समझने वाली बात है कि जो आयोग बनाया गया है, वैधानिक आयोग जो बनाया गया है, जिसे हम साइमन कमीशन बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में उसका काम क्या है, भारत की स्थिति का अध्ययन करना। ठीक है, भारतीय लोगों की समस्याओं को जानना। अब इसमें जब सारे अंग्रेज हैं, एक भी भारतीय है ही नहीं, तो क्या वो बता पाएगा कि भारतीय लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जब वो एकदम सही राय देगा ही नहीं, तो उसके द्वारा लिया गया जो निर्णय होगा, कमीशन के द्वारा जो लिया गया फैसला होगा आयोग के द्वारा, वो किस प्रकार से सही होगा। तो इसलिए जो भारतीय लोग थे वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा करके किया गया। ठीक है, यानी कि 1928 में जब भारत आया साइमन कमीशन, तो उसके विरोध में लोगों ने नारा लगाया कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टी ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेज ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई भी समय सीमा
नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। यानी कि अब जब लोगों ने विरोध किया, और इस विरोध में कौन कौन था, कांग्रेस पार्टी भी थी और मुस्लिम लीग भी थी, ठीक है। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो वारसाए थे उस समय के लॉर्ड इरविन, उन्होंने बोला कि आपकी जो समस्याएं हैं उन पर विचार जो है, जो संविधान सभा बनाना है उस पर विचार किया जाएगा और गोल में सम्मेलन होगा, ठीक है। जो कि जनरली इंग्लैंड में हुआ करता था, मतलब बाहर इंडिया से, क्योंकि हम लोग गुलाम किसके थे, अंग्रेजों के थे। तो जो सम्मेलन एक तरह से मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े जो भी अंग्रेजी अफसर थे वो हिस्सा लेते थे, ठीक है। और भारतीय लोग जो मतलब जो अपना पक्ष रखना चाहते थे वो भी उस चीज़ में हिस्सा लेते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इरविन है, लॉर्ड इरविन, उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई गोलमेज सम्मेलन होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कब होगा, ठीक है। तो इससे लोग जो थे वो नाराज थे। मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संविधान व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो भारतीय लोग हैं, अभी तक क्या थे कि भाई हम मतलब ब्रिटेन ही रहेगा, लेकिन उन्हें अधिकारों की वो मांग कर रहे थे, ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स की मांग कर रहे थे वो। लेकिन अब जो नेता है वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हमें पूरी आज़ादी चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, जो कि आज फिलहाल अभी पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो भारत और पाकिस्तान एक ही था। तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ, यानी लाहौर में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी, ठीक है, यानी कि अब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। उस दिन लागू पूर्ण स्वराज उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की और बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी को कोई और रास्ता ढूंढना था, ठीक है। यानी कि जब उन्होंने कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और 26 जनवरी को उन्होंने जब बोला कि हम एक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो इस घटना की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया, ठीक है। तो अब गांधी जी ने जो सोचा वो ये सोचा कि अब हमें कैसा मुद्दा चाहिए जिससे कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ सकें और अपनी आज़ादी की जो लड़ाई है उसको और मजबूत कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे 26 जनवरी आपको याद आ रहा होगा, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सविनय अवज्ञा आंदोलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ठीक है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वारसाए इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नमक कर को ख़त्म करने के बारे में था। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया।
अब यहाँ पर होता क्या है कि गांधी जी पहले से ही एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रहे थे जिससे कि वो भारत के हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को एक साथ ला सके। इसी बीच में क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार है वो नमक पर कर लगा देती है, यानी टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से जो नमक है वो महंगा हो जाता है। और नमक पर सरकारी नियंत्रण था। इसका मतलब नमक बनाने का अधिकार जो है वो केवल केवल सरकार के पास था और कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था। ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने 31 दिसंबर 1930 को, जो उस समय का वारसाय था इरविन, उसको खत लिखा और उसमें उन्होंने क्या बोली, अपनी 11 मांगे रखी, यानी 11 डिमांड्स रखी। ठीक है। उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड था वो था नमक पर लगे कर को हटाना। ठीक है, यानी इसको क्या करना है, आपको हटाना है, नहीं जो सॉल्ट टैक्स है उसको हटाना। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे रखी जो कि लगभग कुछ किसानों से संबंधित थी, कुछ बिजनेसमैन उद्योगपतियों से संबंधित थी, कुछ आम लोगों से संबंधित थी। सभी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड करी ताकि भारत के हर एक वर्ग को वो अपने इस अभियान में शामिल कर सकें। अब महात्मा गांधी जी ने यह पत्र एक अल्टीमेटम, यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा छेड़ देगी। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बोला, अल्टीमेटम दी, मतलब धमकी दी, चेतावनी दी कि 11 मार्च तक उनकी 11 की 11 मांगे अगर नहीं माने जाएंगी तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इरविन जो था वो झुकने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यानी कि जब जो लेटर लिखा था, पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर आप मेरी इन 11 मांगों को नहीं मानोगे तो मैं 11 मार्च तक उसके बाद नमक कानून जो है वो तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर दूंगा। अब इसकी तैयारी गांधी जी कर चुके थे। पहले उन्हें लग रहा था कि जो अंग्रेज है वो झुकेंगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने साबरमती आश्रम जहाँ वो रहते थे से ये यात्रा शुरू करी और उनके साथ 78 वॉलेंटियर, यानी कि जो वॉलेंटियर थे जो गांधी जी के लिए काम करते थे, उन लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट किया। 78 थे और वो गांधी जी के साथ नमक यात्रा उन्होंने शुरू की। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नाम की जगह पे जाकर के ख़त्म होना था। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे वहाँ हज़ारों लोग उन्हें सुनने के लिए आ जाते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवहेलना करें, यानी अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहना ना माने। अवहेलना करें, अंग्रेजों का कहना ना माने। और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंच जाते हैं और उन्होंने वहां पर समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, यानी नमक कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी गांधी जी जब अपने आश्रम से चलना शुरू हुए, यानी गांधी जी जैसे गुजरात, अगर आपको मैप याद होगा, ठीक है, इस तरीके से गुजरात से जब वो चलना शुरू करे उन्होंने, तो वो रोज़ अपने जो साथी थे उनके साथ 10 मील की यात्रा तय करते थे और ऐसा करने के लिए 24 दिन का समय लगा। ठीक है, और वो 6 अप्रैल को फाइनली दांडी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर समुद्र के पानी को उबाल करके वो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी नमक कानून को तोड़ते हैं। अब देखो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया कि जो सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया, यानी कर लगाया,
उसको मानने से इनकार कर दिया और पानी को उबाल करके नमक बनाया। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, सविनय मतलब प्यार से, अवज्ञा मतलब बात नहीं मानना। ठीक है, यानी कि एक ऐसा आंदोलन जिसमें हमें कोई हथियार का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, जो अंग्रेज बोलेंगे हमें उसको नहीं मानना है। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यानी सविनय का मतलब होता है विनम्रता से, प्यार से। ठीक है, सविनय अवज्ञा मतलब बात नहीं सुनना, बात नहीं मानना। ठीक है, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोला गया। ठीक है, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध हमें किसी प्रकार के हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, केवल उनका कहना नहीं मानना है। यानी किसी भी तरीके से जो आंदोलन है उसे हिंसा का रूप नहीं देना, उसे हिंसात्मक नहीं बनाना है। ये गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए मना किया गया, बल्कि कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे, वे लकड़ियां बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात तो अब गांधी जी ने क्या बोला कि ना केवल आपको उनकी बात, उनको सहयोग नहीं करना, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को, नियमों को भी नहीं मानना है। ठीक है, अब जैसे ही आंदोलन देश के अन्य हिस्से में फैला तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, नमक कानून को तोड़ा और साथ ही विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, दुकानों की पिकेटिंग की गई, शराब की दुकानों की, चौकी जो किसान थे उन्होंने लगान देने से मना कर दिया, कर चुकाने से मना कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को जंगल में जाने पर रोक लगाया गया था, जंगलों में प्रवेश करने पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उन लोगों ने उन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। वो लकड़ियां बीनने के लिए जंगलों में जाने लगे और अपने मवेशियों को चराने के लिए भी जंगलों में जाने लगे। औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अबुल गफर खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए, बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियां, नगरपालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करना शुरू कर दिया। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ठीक है, यानी यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जब ये आंदोलन पूरे देश में फैला तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो है, मतलब बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब अबुल गफर खान जो कि गांधी जी के समर्थक थे, ठीक है, समर्पित समर्थक थे, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने पुलिस से मोर्चा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और पुलिस की गोलियों का सामना करने लगे, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। और जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो ये जो आंदोलन था वो पूर्ण रूप से हिंसक हो गया। लोगों ने पुलिस की चौकियां, नगरपालिका भवन, अदालत, रेलवे स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिया। और पुलिस वालों ने क्या किया, सत्याग्रहियों पर हमला किया, औरतों और बच्चों को बहुत मारा पीटा और लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस प्रकार गांधी जी जो है वो आंदोलन शुरू करते हैं, लोग उनका समर्थन करते हैं, और किस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार है उस आंदोलन को दबाने के लिए पूरी कोशिश करती है और लोगों को गिरफ्तार किया गया।
महात्मा गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिया। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। ठीक है, यानी कि जब देखा उन्होंने कि जो आंदोलन है वो हिंसक हो गया है, तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसमें गांधी जी लंदन जाने के लिए मान जाते हैं और लंदन में इस बार क्या होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। तो लंदन में क्या होगा, हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा जिसमें गांधी जी ने जाने से हाँ कह दिया है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो चुकी थी। अब जैसे गांधी जी ने हाँ बोला तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया कि जो राजनीतिक कैदी थे यानी जो सत्याग्रही थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था उनको छोड़ने के लिए वो मान गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू किया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया और साल अब यदि जितना हमने पढ़ा है उसको अगर हम समअप करें तो गांधी जी जो है जब गांधी जी और इरविन का जब समझौता होता है और गांधी जी लंदन जाने के लिए मान जाते हैं, जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए वो वहाँ जाते हैं। तो जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। कांग्रेस को जो है वो गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जितने भी आंदोलन चल रहे थे, प्रदर्शन सभाएं थे, जो बहिष्कार की गतिविधियां थी, उन सब पर सख्ती से रोक लगा दिया गया है। और गांधी जी जो है वो इसके बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन ये 1934 तक आते आते बहुत ही धीमा पड़ जाता है, बहुत धीरे धीरे ये चलता है। ठीक है, और गांधी जी कब आए थे लंदन से गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो ये हमें ध्यान रखना है 1931 में। ठीक है, आए थे वो गोलमेज सम्मेलन अटेंड करके लंदन से। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, आइए देखिए कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। हम इस टॉपिक में अब ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो सविनय अवज्ञा था वो क्या था, कौन कौन लोग उसमें शामिल हुए और किस तरीके से उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात की पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत सारे ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब अगर हम इस टॉपिक को समअप करें तो सबसे पहला जो समुदाय हम समझ रहे हैं इसमें वो हम किसान का समझ रहे हैं। और किसान भी कौन से किसान, संपन्न किसान। ठीक है, यानी कि जो अमीर किसान थे, जो क्या करते थे, व्यावसायिक फसलें उगाते थे, यानी कि ऐसी फसलें उगाते थे जिनको बाजार में बेचा जाता था। ठीक है, अब
क्योंकि व्यापार में मंदी आ गई, यानी कि उनकी जो फसलें हैं वो बिक नहीं रही हैं और जो कीमतें हैं वो लगातार क्या हो रही, गिरती जा रही हैं। अब उससे वो लोग क्या हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब परेशान हो गए हैं क्यों? क्योंकि एक तो जो उनकी आय है वो घट गई है, ठीक है, कीमत कम होने की वजह से। और दूसरा, जो अंग्रेजों ने जो लगान लगाया हुआ है, जिसे हम टैक्स बोलते हैं, वो उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अब गिरती हुई कीमत की वजह से उनकी आमदनी लगभग घट चुकी है और लगान जो है वो उतना ही देना पड़ रहा है। और जब वो ब्रिटिश सरकार को ये कह रहे हैं कि आप लगान कम कर दीजिए, तो वो लोग लगान को घटाने से सिर्फ साफ साफ मना कर रहे हैं कि नहीं, लगान यानी टैक्स कम नहीं होगा। अब ऐसे में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो जो संपन्न किसान थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय संपन्न किसान और गुजरात के पटीदार समुदाय, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस आंदोलन से उन्हें राहत मिलेगी, लगानों में कमी होगी और किसी भी तरीके से उन्हें जो है वो थोड़ी सी जो वो मतलब जो आय उनकी घट गई है और लगान देना पड़ा, जिससे वो परेशानी, इस समस्या से वो बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब 1932 में ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जब 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया और 1931 में जब आंदोलन वापस ले लिया गया, ठीक है, और उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली, तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए, ठीक है। और जब 1932 में दोबारा शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी, तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्हें कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में संबंध अनिश्चित बने रहे, ठीक है। यानी कि जो छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो जिस किराए की ज़मीन पर वो खेती करते थे, जैसे मान लो ये कोई एक्स व्यक्ति है, ठीक है, इसका ज़मीन है, ये मालिक है। अब जो किसान है कोई भी मान लो, ठीक है, वो क्या करता है, इस पर खेती करता है। तो जब खेती करता है ना, तो उसके बदले में उसे किराया देना पड़ता है, ठीक है। अब क्योंकि मंदी जो है वो लंबी खिंच गई है और किराया जो है वो ज़्यादा है और लगान भी चुकाना पड़ रहा है साथ में, तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो अब क्योंकि मंदी है, ठीक है, तो उनकी जो फसल की कीमतें हैं वो गिर गई है, अब उनके पास आमदनी है नहीं, आय है नहीं, ऐसे में उनको किराया चुकाना बहुत भारी पड़ रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो किराया है वो ना देना पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं। और जो आंदोलन है वो कौन चला रहा था उस समय पर, अगर हम देखें, एक लाइन नोट करें, तो वो आंदोलन जो चला रहे थे, वो चला रहे थे समाजवादी लोग और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। और कांग्रेस जो है वो इस तरह के आंदोलन को समर्थन नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो गरीब किसानों का समर्थन देगी, तो जो अमीर किसान है, जो ज़मींदार है, वो उसका समर्थन छोड़ देंगे, मतलब उसका साथ देना छोड़ देंगे। इसलिए वो उनका समर्थन नहीं कर पा रही थी। जैसे कि 1919 में रौलट एक्ट स्टार्ट हुआ, मतलब आया, ठीक है। उसके बाद जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार करके 2 वर्ष से जो चला आ रहा था हथियार बंद आदिवासी संघर्ष, वो समाप्त हुआ। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट आपका पेपर के लिए। इसके अलावा मार्च 1930 में 1930 में नमक कानून तोड़ा गया, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। मार्च 1931 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और उसके बाद
दिसंबर 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, यानी मीटिंग हुई राउंड टेबल वाली। और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो फिर से स्टार्ट हुआ। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनके व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला। अब यदि हम उद्योगपतियों के वर्ग के बारे में जानें तो उन्होंने भी जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो आंदोलन था, उसमें कांग्रेस का समर्थन किया। ठीक है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ के समर्थन किया। विदेशी वस्तुओं को उन्होंने खरीदने और बेचने से मना कर दिया और वह ये चाहते थे कि भारतीय व्यापार को बढ़ावा मिले। ठीक है, यानी भारतीय वस्तु जो है वो बिके और उनका मुनाफा भी बढ़े, ये उनकी इच्छा थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन को समर्थन भी किया और आर्थिक सहायता भी प्रदान करी। यानी कि जब आंदोलन के लिए पैसों की ज़रूरत हुई तो आर्थिक सहायता भी दी, यानी पैसों की मदद भी की। और आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, और सिर्फ वो ये चाहते थे कि भारतीय व्यापार जो है वो फले फूले और आगे बढ़े। ठीक है, इसके लिए वो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्यस्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। और 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। हम मजदूरों के बारे में जो हमने पढ़ा है उसको समअप करें तो जो मजदूर थे वो भी कांग्रेस का समर्थन करते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो मजदूर थे उन्हें ये लगता था कि कांग्रेस जो है वो उद्योगपतियों को समर्थन दे रही है, तो उनकी मांग के लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मजदूरों ने कांग्रेस को समर्थन किया। ठीक है, जब बहिष्कार आंदोलन चलाया गया तो बहिष्कार आंदोलन में उन्होंने समर्थन किया, विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो हड़तालें हुई उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, रैलियों में उन्होंने हिस्सा लिया और उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि जब भारत आज़ाद होगा और जो ये आंदोलन हो रहा है, ठीक है, उनसे उनके कार्य करने की जो स्थिति है जिसमें वो काम करते हैं वो सुधरेगा और उनका जो वेतन है वो भी बढ़ेगी। ये उम्मीद थी उनकी इन आंदोलनों से। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाके में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इसे इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि
गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों की जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब यदि हम आंदोलन में देखो, अब पहले हमने बड़े किसानों की भूमिका के बारे में देखा कि किस तरीके से उन्होंने भी आंदोलन का समर्थन किया, जमींदारों ने, और उनकी क्या इच्छा थी सेम कि जो उनकी आमदनी घट गई है मंदी की वजह से वो बढ़ जाएगी और वो आज़ाद हो जाएंगे। जो मजदूर थे उन्होंने भी जो आंदोलन थे उनका समर्थन किया। जो उद्योगपति थे उन्होंने भी आंदोलन का समर्थन किया। अब यदि महिलाओं की भूमिका के बारे में जाने तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जब नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले और जहाँ जहाँ रुक कर के वो भाषण देते थे, अपनी बात को कहते थे, वहाँ हज़ारों की संख्या में जब लोग आते थे उन्हें सुनने के लिए, तो उनमें अधिकतर महिलाएं हुआ करती थी। और गांधी जी के आह्वान से वो घर से निकले। उन्होंने हर तरह के आंदोलन में, चाहे बहिष्कार आंदोलन हो, चाहे शराब की दुकानों की पिकेटिंग करना हो, चाहे विदेशी कपड़ों की होली जलाना हो, सब में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा की सीमा, यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यानी सिविल डिसओबीडेंस जो मूवमेंट था, उसकी क्या क्या कमियां थी। तो सबसे पहला, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समुदाय राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा क्या थी, तो सबसे पहले जो हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, यानी कि स्वराज, खुद का राज, ठीक है, जो स्थापित होगा, यानी अंग्रेजों से जो हमें आज़ादी चाहिए, तो उसमें जो अछूत थे, जिन्हें हम नीची जाति के लोग कहते हैं, मतलब ठीक है, यानी दलित कहते हैं, दबा हुआ समुदाय, वो इस धारणा से अलग था। मतलब जो कांग्रेस थी उन्होंने कभी भी अछूतों के पक्ष में जो है वो नहीं कहा कुछ, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने अछूतों का समर्थन किया तो जो सनातन पंथी हैं वो उनका साथ छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए, जबकि गांधी जी का ये कहना था, गांधी जी ने ऐलान किया था कि बिना छुआछूत को समाप्त किए भारत 100 साल तक भी आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने अछूतों को हरिजन की संतान कहा, यानी कि जो अछूत हैं, यानी हरिजन, यानी हरि मतलब ईश्वर की संतान है हरिजन। उन्होंने मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया था। माला ढोने वालों के साथ वे प्रतिष्ठान दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे थे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपने हृदय में परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। ठीक है, यानी कि गांधी जी का ये मानना था कि जो उनके साथ जो अछूत मतलब छुआछूत का जो व्यवहार होता है, यानी कि उन्हें मतलब दुकानों में जाने में, तालाब में मतलब तालाब से पानी भरने में, कुओं से पानी भरने में, ठीक है, इस तरह से जो उनसे छुआछूत का जो व्यवहार किया जाता है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हरिजन की संतान है। ठीक है, जैसा कि हमें पता ही है जो अछूत लोग होते हैं उनके साथ किस प्रकार से सामाजिक व्यवहार किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। यानी उन्हें भी और लोगों की तरह मंदिर में जाने का मतलब जाने देना चाहिए। सार्वजनिक तालाब, सड़क, कुओं, इन सब पर उन्हें भी वैसा ही अधिकार मिलना चाहिए जैसे दूसरे लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, गांधी जी का कहना था। और उन्होंने जितने भी ऊंची जाति के लोग थे उन्होंने उनसे बोला कि आप अपने हृदय में परिवर्तन लाइए और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे थे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जो और दलित नेता थे, मतलब उन्हें लगा कि हम अपनी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, उसको अलग सॉल्व करेंगे, और वो खुद को इकट्ठा करने लगे थे।
उन्होंने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हमें जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उसमें जो दलित हैं उनको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही ताकि वे भी विधान परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। ठीक है, यानी कि जो दलित लोग थे उन्होंने मतलब अब जो उनके नेता थे उन्होंने ये मतलब समझा कि जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके साथ समाज में भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, उसके लिए वो खुद को इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठा किया, उन्होंने संगठन बनाया और उन्होंने आरक्षण की मांग करी कि हमें क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए। और कहाँ चाहिए, तो शिक्षण संस्थानों में चाहिए, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस में चाहिए। विधान परिषदों में उन्होंने एक अलग निर्वाचन की बात करी, यानी अलग से उनके लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए जिस पर वो लोग चुनाव लड़ेंगे और अपने लोगों को आगे भेजेंगे। क्योंकि उनका मानना था कि जो उनके साथ जो व्यवहार होता है भेदभाव वाला, वो तभी ख़त्म हो सकता है जब उनको क्या मिलेगी, राजनीतिक सशक्तिकरण होगा उनका, मतलब उनके पास पावर आएगी। ठीक है, यानी तभी वो समाज में अन्य लोगों के बराबर रह सकते हैं। ये जो दलित लोग थे उनके नेताओं का ये मानना था। इसलिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो उसमें जो दलित लोग थे उनकी जो भूमिका थी वो सीमित थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। तो ये लाइन आपको अंडरलाइन करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी स्थापना किसने करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करी थी, जिसका नाम क्या था, दलित वर्ग एसोसिएशन, यानी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। यानी कि एक ऐसा संगठन है जिसमें जितने भी दलित लोग हैं, जिनका दमन किया गया है, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया गया है, जो समाज में पीछे रह गए हैं, उन लोगों का ये एसोसिएशन है, यानी ग्रुप है। ठीक है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है, यानी कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और अंबेडकर जी ये कहते थे कि हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। ठीक है, यानी कि तो गांधी जी ने इस बात से साफ इनकार किया कि उनका इस बात से कोई सहमति नहीं थी कि जो दलित लोग हैं उनको भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, क्योंकि इससे गांधी जी को लगता था कि जो हमारा देश है वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम आपस में ही एक दूसरे से अलग रहेंगे और एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि मतलब जो अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उनकी बात को मान लिया गया, मतलब अंबेडकर जी की बात को मान लिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो वो आमरण अनशन पे चले गए। आमरण अनशन, उनका मत था कि दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई थी, हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। ठीक है, यानी कि लास्ट में जो अंबेडकर जी थे उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें जो सामान्य आरक्षण क्षेत्र, मतलब जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होगा उसी में ही जो दलित लोग हैं उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएगी, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने
लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगों के साथ दोनों समुदायों के बीच में फासला बढ़ता गया। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन था, जिसमें मुस्लिम और हिंदू वर्ग दोनों ने मिलकर के उसको मतलब सफल बनाया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ऐसा नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा नहीं लिया और जो मुस्लिम और हिंदू के बीच का जो फासला था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हो रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया, यानी कांग्रेस जो कि हिंदुओं का एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से गठबंधन किया, मतलब आपस में साथ आए। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधि के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएंगी और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुस्लिमों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू सभा के M.R. जयकर ने समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। ठीक है, यानी गांधी जी जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू लोग और मुस्लिम लोग इकट्ठा आएँ और मतलब देश की आज़ादी में दोनों की भूमिका हो। ठीक है, और इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। 1927 में लगा भी कि गठबंधन होगा, लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना जो एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने जो बात कही वो क्या कही कि उन्हें चाहिए मुसलमानों के लिए केंद्रीय सभा में आरक्षित सीट चाहिए और जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, यानी जहाँ पर मुस्लिम लोगों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर उन्होंने आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वो जो अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं वो छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब दोनों ही समुदाय के बीच में बातचीत चल ही रही थी कि इसी बीच में जो है दोनों ही समुदाय में ये बात जो है वो लगभग संभावनाएं समाप्त क्यों हो गई, क्योंकि जो 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन में जो हिंदू सभा के M.R. जयकर ने समझौते में इस समझौते की उन्होंने निंदा करी, मतलब बुराइयां की, इसलिए जो सारी संभावनाएं थी वो ख़त्म हो गई। और जो मुस्लिम वर्ग था उसका ये मानना था कि जो भारत है वो एक हिंदू प्रधान देश है, यानी कि हिंदू लोगों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। ऐसे में जो मुसलमान हैं जिनकी संख्या कम है, यानी अल्पसंख्यक है, तो उनकी जो संस्कृति है और जो उनकी जो सभ्यता है वो यहाँ पर खो जाएगी। ये ऐसा कहना था मुसलमानों के एक बड़े तबके का।